ओके, इसके अंदर जो तीसरा एंगल है वो है ग्लोबल एनर्जी और ग्लोबल इन्वायरमेंट पे कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट का या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। क्योंकि जो एक बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज हम देखते हैं कि अगर हम इंसानों की तरक्की, ह्यूमन प्रोग्रेस तो जिसमें मैंने बताया कि दुनिया की तकरीबन 2 अरब आबादी के पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुकिंग के लिए फ्यूल नहीं है, सर्दियों में हीटिंग के लिए जो है वो गैस अवेलेबल नहीं है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड नहीं है जिसमें से मेल न्यूट्रिशन होती है, और वो एक्सेस टू मॉडर्न मीन्स ऑफ लाइफ नहीं है। तो उस वजह से वो अंडर डेवलपमेंट लाइफ गुजार रहे हैं। इंडिया के अंदर ऐसे जो है वो तादाद करोड़ों में है। अफ्रीका के अंदर ऐसे, पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में अभी बिजली और गैस नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से फिर उनकी कुकिंग के और फ्यूलिंग के, डोमेस्टिक कंजप्शन के प्रॉब्लम आते हैं। कमर्शियल इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रॉब्लम तो है ही है, जैसे पाकिस्तान में जो पिछले 10 साल में ऑयल और गैस का बहरान चला है, उस वजह से आपकी पूरी की पूरी एनर्जी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो शट डाउन हुआ, आपकी लोग बेरोजगार हुए। तो ये वो प्रॉब्लम है। अब जब हम इन्वायरमेंट के साथ ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स को देखते हैं तो एक बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। वन ऑफ द मेजर challenges that we face with respect to compatibility and conflict or cooperation between global energy and environment, because we have seen and discussed in detail in a comprehensive manner the fundamental conflict between a sustainable environment is reducing and adopting the alternative means of energy। कि अगर हमने environment को sustainable करना है और protect करना है तो हमें अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना होगा। क्योंकि इन्वायरमेंट जो ज़्यादातर इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, और उसकी रीज़न जो है आपकी फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन है, आपकी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है, ऑयल और गैस का इस्तेमाल है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री वगैरह। अब अगर आप इसको कम करते हैं तो इससे 3 प्रॉब्लम पैदा होते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो तमाम मुल्क जिनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और डेवलपमेंट ग्लोबल एनर्जी के ऊपर है या एनर्जी के मीन्स के ऊपर है, उससे उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हार्ट और हार्म होते हैं और वो इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करने का ख़तरा फेस करते हैं। वहाँ पे गुर्बत के ख़तरे पैदा होते हैं, बेरोज़गारी आ सकती है। और बहुत से ममालिक मिडल ईस्ट के अंदर उनका तो सोर्स ऑफ इनकम ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑयल और गैस है, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह है, जैसे कतर वगैरह है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो अगर आप ऑयल और गैस की कंजम्पशन को कम करते हैं, इसका मतलब है आपने उसकी प्रोडक्शन को कम करना, तो उससे फिर इन मुल्कों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हार्म और थ्रेट होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं और रेजिस्टेंस करते हैं। और उसका दूसरा जो एंगल है वो ये है कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उन मुल्कों की इकोनॉमी को आप कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे। दूसरा उस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से या अंडर डेवलपमेंट से वहाँ पे जो गुर्बत के और अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ आएंगे उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे। ये एक पहले 1 से 2 चैलेंजेस हैं जो जिसका हमें सामना करना पड़ता है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कंपनीज़ का है और उनके प्रॉफिट मेकिंग का है, कि वो तमाम कंपनीज जो ज़्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन हैं जो इस एंटरप्राइज के अंदर इन्वॉल्व है, इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है, ऑयल और गैस की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर। अगर आप इसकी प्रोडक्शन को कम करेंगे तो उनका प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। ऑफ कोर्स उससे अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी, गुर्बत तो आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम उन इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट भी कम होगा, जो कि वो फिर लॉबी करती हैं, जो मैंने पहले बताया, इन्फ्लुएंस करती हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। ये एक फैक्टर है। अगर आप इसको ख़त्म करते हैं तो वी आर एबल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और जब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो वी फील दैट द ह्यूमन स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट इज सिक्योर। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट को कंप्रोमाइज़ करते हैं और
ग्लोबल एनर्जी को आप डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं और जैसे ये पहले से प्रोसेस में शामिल है इकोनॉमी के अंदर, उसको कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आपकी तमाम तर प्रोग्रेस एक झटके में ख़त्म हो सकती है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट अनसस्टेनेबिलिटी अंडर थ्रेट। तो ये वो चैलेंज है। फिर इसके अंदर एक और जो बड़ा चैलेंज है वो है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, तो जब आप इसकी तरफ जाते हैं तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ स्टेट्स की कैपेसिटी का इशू है, जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, जो टेक्नोलॉजी का इशू है, वो भी आता है। और फिर इसके साथ एक बड़ा चैलेंज ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी शायद इन्वायरमेंट के लिए तो फ्रेंडली है, लेकिन उस न्यूक्लियर एनर्जी से जब अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेज इमिट होंगी उससे जो सराउंडिंग पॉपुलेशन है उनको डिफरेंट डिजीज़ का खतरा होता है। जैसे बहुत सी रिपोर्ट्स ये कहती है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ लाइक कैंसर वगैरह, क्योंकि वो जो रेज इमिट होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से वो कैंसर कॉज करती हैं, बॉडी को डैमेज करती हैं। दूसरा जो बड़ा चैलेंज और थ्रेट जो है वो है कि आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट पे बेस करती है। तो अगर किसी अर्थक्वेक की वजह से या किसी सुनामी की वजह से आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बर्स्ट करता है और वो कोलैप्स करता है, तो उससे लाखों लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। और वो उसकी एक हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और वो है द केस स्टडी ऑफ फुकुशिमा ऑफ 2010, जब जापान के अंदर 10 में अर्थक्वेक आया और वहाँ पे फुकुशिमा जो तो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट था, इट गॉट डिस्ट्रॉयड एंड बस्ट अप, और उससे लाखों लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट और ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स के दरमियान इंटरप्ले कर रहे हैं कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है इंसानों की तरक्की के लिए, लेकिन इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं तो फिर हमारे लिए जो है वो चैलेंजेस आते हैं, एक तो उन मुल्कों की तरफ से जिनकी इकोनॉमीज इस पर डिपेंडेंट है, फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी अनप्रडिक्टेबिलिटी, वो भी किसी वक्त इंसानों के लिए तबाही की तरफ लेके जा सकती है। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज क्लास विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स। अब हम आते हैं अपनी क्लास दूसरे पार्ट की तरफ, और वो है आपका ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। अब पाकिस्तान, और मैंने आपको अपने पहले लेक्चर के पहले इससे बताया कि पाकिस्तान, साउथ एशिया, एशिया और अफ्रीका, ये वो दो रीजन्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी की शॉर्टेज है। और एनर्जी की शॉर्टेज की जब हम बात करते हैं तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपको एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। दीज एशियन अफ्रीका हैवली पॉपुलेटेड regions where millions and millions of people are unemployed because of lack of industrialization. And if you have to create the jobs, and if you have to provide them the employment to increase the income level, so that the human development can take place, the human index can be progressed, so you need industrialization. And for industrialization you need the energy sector. तो एक ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो है वो डोमेस्टिक या नॉन कमर्शियल कंजम्पशन का है, कि एक तो आपको इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए, दूसरा जो है वो नॉन कमर्शियल पर्पस जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, कि घरों में बिजली आपको देनी है, यू हैव टू प्रोवाइड पीपल access to the energy, you have to give them the gas and for both for cooking and for heating in tough winter. You have to give them availability of all these oil and gas for the preservation of the food, ताकि मेल न्यूट्रिशन से बचा जाए, प्योरिफिकेशन हो। फिर आपको वाटर की जो प्योरिफिकेशन है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, इंडिया जैसे मुल्कों में लाखों लोग सालाना जो हैं वो जो इम्प्योर या कंटेमिनेटेड वाटर है उसको पीने से इनकी डेथ्स होती हैं। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 1.25 लाख 1,20,25 हज़ार करीब लोग मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, द कंटेमिनेटेड वाटर। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसके लिए आपको ऑफ कोर्स अगर आपने वाटर की प्योरिफिकेशन करनी है तो आपको ऑयल और गैस की और एनर्जी की ज़रूरत है, न्यूक्लियर प्लांट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए 1990 के मिड में 1995-96 के अंदर 2 प्रोजेक्ट साइन किए गए थे साउथ एशियन स्टेट्स के दरमियान,
कि हम इनको एनर्जी किस तरह हम अपनी एनर्जी की नीड्स जो है बोथ कमर्शियल पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए और नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि मिडल ईस्ट के बाद रशिया और फिर सेंट्रल एशिया जो है वो ग्लोबल एनर्जी के 3 बड़े सोर्सेज हैं, और अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो 2 प्रोजेक्ट साइन हुए थे। पहला प्रोजेक्ट जिसको अब तापी कहते हैं, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन है कि तुर्कमानिस्तान से ये गैस पाइपलाइन अफ़गानिस्तान आएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी अब आबादी के लिहाज से ग्रो कर रहा है और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वाटर की एक्सेसिबिलिटी के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए जो मैंने आपको बताई हैं, उनको ऑयल और गैस की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। फिर ऑफकोर्स पावर जनरेशन के लिए भी, बिजली के लिए भी, बोथ इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक। फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान से वो पाकिस्तान आएगी, और आपको पता है कि पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ बलूचिस्तान का बॉर्डर है वो एक्सट्रीमली, बलूचिस्तान का वो जो एरिया है वो एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे पानी का सबसे बड़ा इशू है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे गैस और बिजली नहीं है, वहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन का मैकेनिज़्म नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। उसकी वजह जो है वो आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन चीज़ों को, और फिर वो क्वेटा से मुल्तान की तरफ आएगी, फिर पाकिस्तान से ये इंडिया की तरफ जाएगा। ये पहला प्रोजेक्ट था। अब जो तापी है ये तकरीबन कोई 2700 किलोमीटर लंबा जो है ट्रैक है गैस पाइपलाइन का, तकरीबन 2714 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर की है, और ये तुर्कमानिस्तान से होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया आएगी। अब ये जो गैस पाइपलाइन था, अगर आप देखें तो इसके 3 इमीडिएट इम्पैक्ट थे। पहला तो ये था कि जो गैस पाइपलाइन है इट विल क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब इन विद इन दीज 4 स्टेट्स जो इस गैस पाइपलाइन का हिस्सा है, क्योंकि उस गैस पाइपलाइन की वजह से जो इंजीनियरिंग की जॉब्स पैदा होंगी, जो लेबर की जॉब्स पैदा होंगी और जो दूसरी टेक्निकल जॉब्स पैदा होंगी, तो लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ये होगा। दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो सालाना अरबों डॉलर की रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ट्रांजिट फीस लेगा, इसी तरह अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से ट्रांजिट फीस लेगा, तो उससे दोनों मुल्कों की इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी। तुर्कमानिस्तान जो है वो इस गैस पाइपलाइन को जो है वो एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट अर्न करेगा अपार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। और ऑफ कोर्स इंडिया जो है जो एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं। 60% लोगों के पास ना पीने का साफ़ पानी है, ना एक्सेसिबिलिटी है हाउस से क्लीन वाटर तक, एनर्जी के इश्यूज़ हैं, पावर का इशू है, बिजली का इशू है, फूड की प्रिजर्वेशन का इशू है, फिर सर्दियों में कुकिंग और हीटिंग का इशू आता है, और फिर इस गैस पाइपलाइन को वो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और उस प्रॉफिट से फिर बाकी स्टेट्स जो है वो शेयर करेंगे। तो ये एक इम्पैक्ट है, एक फैक्टर है उसका। बहुत एक तो कमर्शियल एंटरप्राइज, कमर्शियल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर उसका दूसरा डोमेस्टिक कंजम्पशन, और उससे ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, रेवेन्यू जनरेशन, उससे जो है ऑफकोर्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अचीव करना और इंसानों की तरक्की अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और ये एक प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को जो चैलेंजेस हैं और जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और ये अभी तक पाइपलाइन में है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। तुर्कमानिस्तान ने अफ़गानिस्तान तक इसका हिस्सा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आगे अफ़गानिस्तान से आगे नहीं है। एक तो 1990s के अंदर जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो तालिबान की गवर्नमेंट थी, तो तालिबान का इशू था, अमेरिका ने उसको रिकगनाइज़ नहीं किया हुआ था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक कंपनी थी यूनिकॉल, वो अमेरिकन कंपनी थी। तो इस वजह से डायलॉग और निगोशिएशन चल रही थी कि इस गैस पाइपलाइन की सिक्योरिटी के लिए, और तालिबान जो है वो डिमांड कर रहे थे खैर बिलियंस ऑफ डॉलर, वो एक सेपरेट डिबेट है। अब जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई तो वहाँ पे इंसर्जेंसी हो गई, तो इस गैस पाइपलाइन की सिक्योरिटी वैसे ही इंश्योर करना पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि तालिबान और दूसरे जो इंसर्जेंट्स थे वो अमेरिका को और इकनॉमिक हार्म करने के लिए अमेरिका की ऑयल कंपनियों के इस जो एग्रीमेंट है उसको जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट प्रोवाइड कर रहे थे। और ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि अफगानिस्तान में ऑयल गैस पाइपलाइन को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया, बर्स्ट किया गया। तो ये दूसरा जो चैलेंज आया वो फिर 9/11 के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट चले हैं, डिफरेंट मुंबई अटैक्स, और उससे पहले जो इंडियन पार्लियामेंट से अटैक हुआ, फिर कश्मीर का जो इशू आता रहा है, तो उस वजह से इंडिया ने भी ग्रेजुअली इससे विड्रॉ किया। अब इंडिया ने क्यों इससे विड्रॉ किया, उसकी एक रीज़न तो ये है कि
जो है इंडिया को 2006 के अंदर अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर डील या सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का एग्रीमेंट किया था, ताकि इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है उसको जो है वो जो है कंपनसेट किया जाए और इंडिया इस प्रोसेस का हिस्सा ना बने। और इसमें मेनली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था। ऑफ कोर्स दूसरा एंगल ये था कि इससे पाकिस्तान को सालाना 3 से 4 अरब डॉलर रेवेन्यू मिलना था, और इंडिया के लिए ये भी एक चैलेंज थ्रेट था कि पाकिस्तान को 3 से 4 अरब डॉलर रेवेन्यू जो है वो इतना ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों दिया जाए जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, प्राइमरली ऑफ कोर्स कश्मीर के इशू की वजह से। तो ये भी एक था। उससे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होती, जॉब्स क्रिएशन भी होती, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होती।